तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। क्या होगा? डाइवर्सिटी टू सिस्टम। सो इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि है RAHPS। R से जो कि है रेजिस्टेंस या फिर रेजिलियंट, A से alternate pathway, H से health, P से productivity और S से stability। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टेबिलिटी। सो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो जो रेजिस्टेंस है वो है पावर टू अवॉइड डैमेज, दिस इज पावर टू अवॉइड डैमेज, एंड द रेजिलियंट इज द पावर टू फाइट आफ्टर डैमेज। सो दिस पावर टू अवॉइड डैमेज, resilience is power to fight after damage। So, अब हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में। So, स्टेबिलिटी के कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पहला फीचर है कि जो स्टेबल स्पीसीज है वो लेस फ्लक्चुएशन शो करता है इन प्रोडक्टिविटी एंड बायोमास ईयर टू ईयर, एंड द स्टेबल स्पीसीज आर रेजिलियंट और रेजिस्टेंट टू द एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस। एंड अनदर फैक्टर इज दैट द स्टेबल स्पीसीज आर रेजिस्टेंट टू इफेक्ट पोस्ड बाय द एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स। सो हम अब ये लिखते हैं, स्टेबल species are less, level species shows less fluctuations in productivity less fluctuations in productivity and biomass year to year. So the next is that the stable species is resilient to the biotic and abiotic species. Stable abiotic stress. And the third point is that the stable species are resistant to the effect posed by the alien species invasion. फिर जो नेक्स्ट आता है जो वो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि डेविड तिल्मा के द्वारा किया गया था, और इसमें जो इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स है
जो आउटडोर प्लांट्स है इसके ऊपर वो किए थे। वो उसको पता चला था कि इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला था कि जो प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी shows more productivity, and plots with more species diversity shows less fluctuation in biomass. so जो कि फिर हम अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय डेविड तिल्मा। वो इकोसिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और आउटडोर प्लांट्स के ऊपर से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। So he found that plots with more species diversity shows more productivity, and plots with more species diversity shows less fluctuation in biomass production. फिर हम आते हैं इकोसिस्टम हेल्थ के ऊपर। इकोसिस्टम हेल्थ इसमें जो कि है स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है वो प्रोपोर्शन टू होता है नीचे स्पेशलाइजेशन, and it is proportional to interaction, and it is also proportional to interaction relationships. So ultimately the species are proportional to ecosystem health. फिर एक है हाइपोथेसिस जो कि दिया था पॉल एरलिच के द्वारा। दिया गया था। वो बोल रहे थे कि जो इकोसिस्टम है वो अगर एक प्लेन हो तो उसको एक प्लेन की तरह मान रहे थे, और उसमें जो सब स्पीसीज होता है उसको एक राइवट मान रहे थे। तो उनका कहना है कि अगर हम उसको एक राइवट माने तो जो स्पीसीज है उसको हम राइवट माने तो अगर हम एक राइवट को खोल दें या फिर 2-4 राइवट को खोल दें तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा प्लेन के ऊपर। लेकिन हम अब बहुत सारे राइवट सब एक एक खोलने लगे तो प्लेन बहुत वीक हो जाएगा और इकोसिस्टम अल्टीमेटली क्रैश कर जाएगा। और ये डिपेंड करता है कौन सी जगह का राइवट खोल रहे हैं उसके ऊपर। अगर सीट का 2-4 राइवट खोल लिया जाए तो फिर उतना वीक नहीं होगा, राइट। अगर वही राइवट अगर विंग्स का खोल लिया जाए तो प्लेन क्रैश कर सकता है। सो उन्होंने जो राइवट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था उसमें राइवट किन को माना गया था, राइवट माना गया था प्लेन को, एंड द एरोप्लेन माना गया था इकोसिस्टम को, होल इकोसिस्टम को, एंड द राइवट ऑफ विंग्स मतलब यहाँ पे राइवट ऑफ विंग्स मतलब इकोसिस्टम के जो की स्पीसीज है उनको बोला गया था राइवट ऑफ विंग्स। ये होता है इकोसिस्टम का जो की स्पीसीज है उनको बोला गया था। So if some organisms और so इनमें जो पॉइंट आता है if some organisms or raivot are extinct it will not affect the ecosystem, but if the key species are affected then the flight named the ecosystem will crash, so the ultimately ecosystem will crash. Okay, so for example in Western Ghats earlier there was 20k species
कितना था 20K species of ants, but due to extinction there are only 15K left. So this can be an example of this hypothesis. So अब हम पढ़ने वाले हैं कि what leads to the loss of biodiversity. So what leads to loss of biodiversity? So biodiversity loss होने का जो पहला कारण है वो है एक्सटिंक्शन. अगर एक्सटिंक्शन के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है. सो एक्सटिंक्शन मतलब क्या है? मतलब द लास्ट स्पीसीज ऑफ ऑन अर्थ इज ऑल्सो डाइड. मतलब द लास्ट मेंबर ऑफ स्पीसीज डाइड. is if the last member of when the last member of species died, then the species is called extinct, right? So the last member when last member of a species died, so the species is called the species is called extinct. So one second, sorry. So अब हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शंस. टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स. द फर्स्ट जो कि होता है वो है नेचुरल एक्सटिंक्शन. नेचुरल एक्सटिंक्शन. सो द नेचुरल एक्सटिंक्शन वो उनको बोला जाता है, इसको बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी बोला जाता है. सो इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट्स. सो इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट. So climate conditions, so the organisms cannot cope up with the situation and become extinct. Although its rate is very slow, then its rate is very slow. So this is natural extinction. फिर जो next आता है वो है mass extinction. मास एक्सटिंक्शन वो होता है जो कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए कैटास्ट्रॉफिक. दिस एक्सटिंक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ a catastrophe. So what does catastrophe means? It means that the large disasters, big disasters is called catastrophe. Till now there are 5 big episodes of mass extinction has taken place. There are कितने 5 big episodes of mass extinction taken place. फिर जो आता है वो होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. सो जो ये एक्सटिंक्शन है वो होता है दिस एक्सटिंक्शन ऑकर्स ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज, ड्यू टू ऑर्थोपोजेनिक कॉजेज या फिर ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन कॉजेज की वजह से ये होता है, राइट. फिर आता है ये इसको साइंटिस्ट ने माना है कि इट इज़ एक्टिंग ए पोटेंट फोर्स फॉर एक्सटिंक्शन. इट एक्ट्स एज ए पोटेंट फोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन. इट मीन्स दैट इट विल हैव द 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शंस. सो 5th के बाद यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 6th एपिसोड हो जाए मास एक्सटिंक्शन का. क्योंकि जो इस एक्सटिंक्शन का जो रेट होता है वो वेरी हाई है. दिस द ऑर्थोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस इज 100 to 1000 times faster than the extinction caused by the natural extinctions. So this is very dangerous for the world. सो इसके जो एग्जाम्पल्स है कि जो कॉलोनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन ट्रॉपिकल रीजन्स पे जो ह्यूमन्स के कॉलोनाइजेशंस हुआ है, सो उसके वजह से स्पेसिफिक आइलैंड्स पे जो पैसिफिक आइलैंड्स है, ट्रॉपिकल रीजन का जो पैसिफिक आइलैंड्स है उस पर लगभग 2000 के बराबर बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो द ट्रॉपिकल
Pacific island leads to extinctions of 2k birds, 2k birds species. ओके, फिर जो एग्जांपल आता है, फिर आता है इन लास्ट 20 years देयर आर 27 स्पीसीज लॉस्ट. मतलब कि किसी साल में, एक साल में दो भी स्पीसीज लॉस्ट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा है. सो इन लास्ट 20 years में 27 स्पीसीज है जो कि लॉस्ट हो चुके हैं. फिर आता है जो इन लास्ट 500 ईयर 784 इन टोटल स्पीसीज हैं जो कि वो लॉस्ट हो चुका है. जैसे कि जिनमें से 338 जो कि है वो तो वर्टिब्रेट्स थे, फिर 369 इनवर्टिब्रेट्स, and the 87 plants were disappeared from Earth. Okay, so there are 15.5k species which are facing extinction. मतलब जो कि threatened species है, जो कि extinct हो सकता है आने वाले पल में, जिनमें से 12% birds हैं, 12% birds. फिर है 23%, फिर 23% मैमल्स, फिर है 32% जिम्नोस्पर्म, एंड देन 33% एम्फीबियंस. इस जो है वो है 33% एम्फीबियंस. फिर आता है रेड डाटा बुक पे, नहीं उसके पहले आता है व्हाट हैपेंस इफ biodiversity is lost completely. So if the what happens if biodiversity lost. So इसमें अगर वो पूरी बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो गया तो पहले जो किया है वो होगा डिक्लाइन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. मतलब डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम. फिर आता है जो लो रेजिस्टेंस टू एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जल्दी अगर कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ तो स्पीसीज मतलब गायब हो जाएंगे. लो रेजिस्टेंस क्लाइमेट चेंज नहीं होगा अगर एबायोटिक फैक्टर्स कुछ चेंज हुए तो. फिर आता है चेंज इन प्रोडक्टिविटी है, फिर वाटर साइकिल डिजीज, चेंज इन प्रोडक्टिविटी है, फिर वाटर साइकिल डिजीज, पेस्ट साइकिल्स. So the next is red data book. So जो रेड डाटा बुक का जो हेडक्वार्टर्स वो होता है वो है मॉर्गस और स्विट्जरलैंड पे. एंड दिस बुक इज रिटन बाय IUCN in 2004. This book contains the threatened species. So what are threatened species? So threatened species क्या होता है? The threatened species are the species which are facing high risk of extinction if not protected, if not given the habitat. Let's say if not given the habitat, food, or the protection. So there are, in this red data book there are mainly 4 categories, and in threatened species there are 3. So the first is the critically endangered. फिर आता है endangered, फिर आता है vulnerable. So इन जो कि 8 जो दिए थे उनमें से फर्स्ट तो है extinct.
जो कि है व्हेन द लास्ट मेंबर ऑफ द स्पीसीज इज कम्प्लीटली वैनिश फ्रॉम अर्थ, या फिर डिसअपियर, या फिर मतलब डाइड ऑफ द लास्ट स्पीसीज इज ऑल्सो डाइड। फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वो स्पीसीज होता है जो व्हेन द मेंबर इज फाउंड इन द वाइल्ड, व्हेन द मेंबर इज फाउंड इन इज नॉट फाउंड इन वाइल्ड बट सम मेंबर्स आर फाउंड इन कैप्टिविटी। मतलब जो कि वाइल्ड से वो ये मर चुका है, स्पीसीज मर चुका है, लेकिन जो कैप्टिविटी है मतलब जू में या फिर कहीं पे रखा हुआ है तो वहाँ पर जिंदा है। फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। So, critically endangered are those organisms which are facing the risk of extinction in immediate future. It means मतलब कि जो critically endangered species होता है are those organisms which are facing extinction in the upcoming मतलब immediate sorry, I'm really sorry, the immediate future if not protected. फिर आता है एंडेंजर्ड, मतलब कि दोस्त एंडेंजर्ड। फिर आता है मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म CR होता है, CR, क्रिटिकली से CR, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CR। फिर आता है एंडेंजर्ड, सिर्फ एंडेंजर्ड, जो कि ये E। सो एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स आर दोज which are facing problems, मतलब which are facing which are facing risk of the extinction in near to future if not protected। मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर एक दिन में ख़त्म हो गया तो ये 7 दिन में ख़त्म हो सकते, तो पहला हमारा प्रायोरिटी होगा कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड को प्रोटेक्ट करें। फिर आता है वर्नरेबल। सो ये जो ये होता है ऑर्गेनिजम्स होता है विच आर फेसिंग वो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को मतलब ये करता है, आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर आता है लो रिस्क, LR। सो लो रिस्क होता है वो जो डाटा एवेलेटेड इज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ बाइंग इन रिस्क, मतलब जो डाटा मतलब जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो सेटिस्फाई द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इन द सेफ जोन। मतलब समझ रहे हो, डाटा इज इवेल्युएटेड बट नॉट सेटिस्फाई द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इन रिस्क, सो तो वो सेफ जोन में रहते हैं, मतलब डाटा काउंट किया गया है लो रिस्क के। सो द लो रिस्क क्या था, जो डाटा इवेल्युएटेड बट नॉट सेटिस्फाई, डाटा इवेल्युएट हुआ है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता है रिस्क होने का। सो द डाटा इज इवेल्युएटेड बट नॉट सेटिस्फाई द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इन रिस्क। फिर आता है डाटा डेफिशिएंट, मतलब कि जो डाटा इज नॉट फुल्ली इवेल्युएटेड, राइट। सो मतलब कि जो डाटा है वो भी इवेल्युएट ही नहीं हुआ है, काउंट ही नहीं हुआ है ठीक से। सो द डाटा इज नॉट फुल्ली इवेल्युएटेड एनी टाइप ऑफ रिजल्ट। फिर जो आता है, फिर हो गया लो रिस्क, हो गया डाटा डेफिशिएंट, हो गया। फिर आता है नॉट इवेल्युएटेड, इसको जो कि NE से शॉर्ट फॉर्म है। ये जो है दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड टू मी इन कंसीडर्ड फॉर द डाटा इवेल्युएशन, मतलब कि ये उतना मतलब अगर कुत्ते, राइट, एग्जाम्पल के लिए अगर कुत्ते तो बहुत ज़्यादा है तो इसको हम एक्सटिंक्ट तो उतना सोचेंगे ही नहीं कि एक्सटिंक्ट हो सकता है, मतलब इतने ज़्यादा है तो इसको मतलब काउंट ही नहीं करते कि ये एक्सटिंक्ट के मतलब हो सकता है ऐसा कुछ। फिर आता है कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 4 इविल है, 4 इविल क्वाड्रेट्स which causing the biodiversity loss. So there are 4 evil quadrants. So sobriquet,
इसको दिए थे 4 evil quadrants. So the first one is the loss of habitat or fragmentation. The second one is the overexplosion. The third one is co-extinction. And the fourth one is the alien species invasion. So the first one, the loss of habitat and fragmentation, it is the most important. This is very 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 important. इसमें नीट से 2 साल सवाल आ चुका है. So the biggest and the most important cause of biodiversity loss, it is the it occurs due to the cutting off of forest, plowing of grasslands, and the digging of canals, making homes, filling the need wetlands, and so thus the habitat is lost for the organisms to live. मतलब जो फॉरेस्ट में रहता है वो नहीं रह पाते. सो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो कि मतलब जो अर्थ का लंग्स माना जाता है, which is lungs of earth and provide the 20% of oxygen in total earth. This provides 20% oxygen in earth, and this is considered to be as called as the lungs of earth. It is cutted for some stupid reasons. This is cutted for some मतलब इतना सिली है कि तुम सुन के बोलोगे इनके लिए इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी. सो इसका इट इज कटेड फॉर हैविंग मोर लैंड्स फॉर soybean farming. So having is cutted for having more land for soybean farming, and it is it having for it is cutted for having more land for rearing the cattle for meat. So the tropical रेन फॉरेस्ट जिसमें कि जो 14% था, उस वो 14% एरिया कवर करता था. 14% एरिया कवर करता था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो अभी घटकर हो चुका है 6%. सो दिस इज अबाउट. सो बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे.